नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्रा। आज पुरवैया क्राइम स्पेशल में बात करेंगे हनीमून किडनैपिंग की, हैवान बने किराएदार की, हाईवे के लुटेरों की, अपनी ही पत्नी के कातिल की और कहां गरजी लाल बंदूकें। तो आइए शुरू करते हैं पुरवैया क्राइम स्पेशल। क्या आपने कभी हनीमून किडनैपिंग के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको आज बताने जा रहे हैं हनीमून किडनैपिंग के बारे में। कहां हो रही है हनीमून किडनैपिंग और क्या है यह हनीमून किडनैपिंग, आप जरा खुद देखिए। कहां हो रही है हनीमून किडनैपिंग? थम नहीं रहे आंकड़े हनीमून किडनैपिंग के। 7 फेरों के नाम पर हो रहा है अपहरण। हाथों में हाथ थामे ये तस्वीर है उस नाबालिग जोड़े की जो शादी की नीयत से घर छोड़कर अपना संसार बसाने चले थे। इनके बीच प्यार इतना परवान चढ़ा कि इन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ने में भी झिझक नहीं दिखाई। ये तो एक नजारा भर है। इस इलाके की लड़कियों को शादी के नाम पर भगाया जाता है और फिर उन्हें जिस्म के खेल में धकेल दिया जाता है। वो घर से भागने के बाद जिंदगी भर भागती रहती है और मंजिल उनसे भागती रहती है। बात हो रही है सहरसा जिले की। इस जिले से हर महीने 6 से 7 लड़कियों का अपहरण हो रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो केवल सहरसा जिले में साल 2011 लड़कियों के अपहरण के 55 मामले, साल 2012 लड़कियों के अपहरण के 94 मामले, साल 2013 लड़कियों के अपहरण के 69 मामले, साल 2014 में अब तक लड़कियों के अपहरण के 59 मामले। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। हनीमून किडनैपिंग के बाद जिस्म की मंडी में धकेलने की घटनाएं इसे और गंभीर बना देती हैं। वहीं ये एक बड़ी सामाजिक समस्या बनकर भी उभर रही है। मेरी सोच है मुख्य रूप से अपहरण की घटनाएं और जब उसकी परतें खुलती हैं तब जो बात सामने आती है तो इसमें प्रशासन से अधिक मुझे लगता है समाज, हमारा वातावरण और हमारे नैतिक मूल्यों का क्षरण जो है ये अधिक दोषी है। क्योंकि कई ऐसे प्रसंग आए हैं जब अपहरण कह के उन्हें दर्ज किया गया और जब उसकी परतें खुली तो पता चला कि लड़के लड़की पहले से एक दूसरे को जानते थे और उन दोनों का कभी कभी महीनों से कभी सालों से साथ था। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठ जाता है कि आखिर परिवार वालों को इस बात का पता क्यों नहीं चला? नाबालिग और किशोरों का उठाया यह कदम दो परिवारों के साथ ही कानून के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी करता है। इससे सामाजिक ताने बाने के ऊपर भी फर्क पड़ता है। कुछ समाजशास्त्री इसे हमारी संस्कृति के पश्चिमीकरण और परिवार के गैर जिम्मेदाराना रवैये को जिम्मेदार ठहराते हैं। सबसे पहली भूमिका तो हमारे सामाजिक वातावरण में जो गिरावट आई है, जो हमारे मूल्यों में कमी आई है, या फिर यूँ कहा जाए कि जो हमारे सामाजिक संस्कार थे, जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में माने जाने वाले, जो हर पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से मिलते थे, उनमें कमी आ गई। अगर कुछ आंकड़ों पर हम गौर करें तो जिस्म की मंडी का कारोबार बहुत बड़ा है। बिहार में हर साल 7,000 लड़कियों का अपहरण हो जाता है। इन लोगों को जिस्म के धंधे में धकेल दिया जाता है। भारत सरकार के क्राइम ब्यूरो ने 2012 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतवर्ष में 7500 करोड़ रुपए का व्यापार ये अपहरण का होता है। इसमें खासकर उत्तर भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और मध्य प्रदेश में ये लंबा कारोबार चलता है। बिहार में 8 से लेकर 12 वर्ष की प्रत्येक वर्ष 7,000 लड़कियां बेची जा रही हैं। तो एक धंधा भी चलता है इससे, और एक अवसाद के कारण जो समाज और परिवार टूट रहा है उसका ये भी परिणाम आ रहा है। इलाके से अपहरण की शिकार हो रही लड़कियों के आंकड़ों पर जब हम गौर करते हैं तो हमें एक और बात पर भी गौर करना होगा कि
ये आंकड़े जिले के थानों में दर्ज आंकड़े हैं। कई मामले तो थाने तक पहुंच भी नहीं पाते। अगर उन मामलों को भी जोड़ा जाए तो ये आंकड़े काफी भयावह हैं। हो रही है जिसको आप हनीमून कह रहे हैं, वो लड़का लड़की की एक दूसरे के से प्रेम प्रसंग के कारण ही घट रही है। शुरू में एक लड़की के माता पिता सोशल प्रेस्टीज के कारण केस दर्ज करा देते हैं, लेकिन जब वो लड़कियां बरामद होती हैं और उसका पाया जाता है कि एज 18 से ऊपर हो चुका है, तो उनका कोर्ट में बयान कराया जाता है और एक्सेप्ट करती है कि हमने अपने मर्जी से उसके साथ गए हैं। ऐसी स्थिति में कानून वहाँ पर शिथिल हो जाता है और उन लोग अपने आपस में राय मर्जी से शादी कर चले जाते हैं। उसमें कानून उसको मदद करता है। जब वो बालिग हो जाती है तो कानूनतः हमको मदद करना है। लेकिन वही जो नाबालिग लड़कियों का मामला अगर इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसका जो है केस चलता है, चार्जशीट होता है, ट्रायल चलता है, कन्विक्शन भी होता है। तो सभी मामले एक तरह के नहीं है, मामलों में अलग अलग कैटेगरी है, एज के अनुसार उसका हम लोग। बहरहाल मामला काफी गंभीर है। जिस रफ्तार से ये आंकड़े अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं वो एक बड़ा सवाल है। खतरे की घंटी बज चुकी है। जरूरत है इस सिलसिले को रोकने की, ताकि परिवार, संतान और खुशियां सब सलामत रहें और भरोसा बना रहे। मुकेश कुमार सिंह, सहरसा, जी मीडिया। उस दरिंदे को 6 साल के उस मासूम पर जरा भी दया नहीं आई। वो हैवान उसी के घर में किराए पर रहता था। घर वालों पर उसका भरोसा भी था, लेकिन उसने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। उसने भरोसे का ही कत्ल कर दिया। 6 साल की वो मासूम उस हैवान के हाथों नहीं बच सकी। दरिंदे को मासूम पर भी दया नहीं आई। हवस की आग में अंधा हो गया था वो। मासूम बच्ची पर भी उसे दया नहीं आई। भरोसे का भी कत्ल किया उस वहशी ने। अपनी मां की गोद में बैठे इस मासूम को यह एहसास भी नहीं था कि उसके घर में रहने वाला किराएदार एक इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है। गिरिडीह जिले में आरोपी आशीष इस बच्ची के घर में ही बतौर किराएदार रह रहा था। उस दिन मकान मालिक अपने काम से बाहर गया हुआ था। घर में कोई भी नहीं था। उसकी पत्नी भी किसी काम से बाजार गई हुई थी। घर में नहीं थे, वो गए थे पैसा जमा करने के लिए। हम अपना बच्ची को बोले कि बाबू तुम देखना, तुम घर में रहना। वो रहता था मेरा घर में, भाड़ा पर रहता था। हम ये नहीं जाने कि इस तरह करेगा। 3-4 साल से रह रहा था। आशीष नाम से। तो ये बोले कि हमको पेंट खोलने खोज रहा था। हम बोले कि काहे तुम इस तरह किया। तो उसका माँ बाप को बोले, लेकिन माँ बाप को उसका ध्यान नहीं। घर में आरोपी आशीष अकेला था। मासूम बच्ची को आशीष पहला फुसलाकर अपने कमरे में ले गया। इसके बाद उसकी नीयत खराब हो गई और हैवान को इस मासूम पर जरा भी दया नहीं आई। आशीष ने इस बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। बोल रहे हैं मेरे पास मतलब भाड़ेदार रहता था और उसका माँ, पिताजी और वो तीनों मिलकर रहता था। तीनों परिवार मिलकर अब विश्वासी किए थे उस पर कि बढ़िया से रहता था। मतलब 1 साल से रह रहा था। एक बार दुर्घटना कल 11 बजे लगभग कर दी। मांग करते हैं यही कि सर उसको कम से कम फांसी की सजा होना चाहिए। बाजार से लौटने पर मां ने अपनी बेटी को खून से लथपथ देख तुरंत अपने पति को फोन किया। इस बीच आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए और आरोपी दबोच लिया गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया और बच्ची को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। पुलिस हिरासत में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।
रेप बच्ची का और कुछ नहीं करते, वो पढ़ाई करते। एक किराएदार के ही रेप आरोपी की खबर होते ही पुलिस भी गंभीर हो गई है। आरोपी भले ही पुलिस के गिरफ्त में हो, लेकिन सवाल यह है कि ये सिर्फ एक रेप की बात नहीं। आरोपी ने रेप के साथ भरोसे को भी तोड़ दिया है। उसे अपने किए गुनाहों की सजा मिलनी ही चाहिए। परवेज आलम, जी मीडिया, गिरिडीह। आगे है रफ्तार के लुटेरों की खबर। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। और अब बात करते हैं रफ्तार के लुटेरों की। तो जुर्म की दुनिया में इन्हें रफ्तार का लुटेरा माना जाता है। ये हाईवे के लुटेरे हैं जो हाईवे पर चलते हुए ट्रकों को अपना शिकार बनाते हैं। ये बड़े खतरनाक लुटेरे हैं, लेकिन कानून की गिरफ्त से बच नहीं सके। आखिर खाकी ने इन्हें इनके मुकम्मल मंजिल तक पहुंचा ही दिया। खतरनाक लुटेरे हैं वो चलती ट्रक को लूट लेते हैं। इनके जुर्म से पुलिस भी परेशान थी। पुलिस के हाथ लगे हाईवे के लुटेरे शेखपुरा जिले के पुलिस की गिरफ्त में आए। ये 7 लुटेरे कोई खास लुटेरे नहीं हैं। इन लुटेरों की तलाश काफी समय से थी। आप इनके पास से बरामद सामानों की लिस्ट सुनकर ही चौंक जाएंगे। इन लुटेरों के पास से पुलिस ने एक हाईवा ट्रक, एक बोलेरो और 54,000 नकदी बरामद किया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लुटेरे कितने शातिर और खतरनाक हैं। ये सभी अंतर जिला सड़क लुटेरों के गिरोह का हिस्सा है। पुलिस ने इन सभी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। वाहन लुटेरा गिरोह है। कल हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला था, उसी आधार पे आज प्रातःकाल इन लोगों की गिरफ्तारी की गई। यहाँ रामपुर से एक लूटी हाईवा और एक बोलेरो गाड़ी के साथ 8 लोग थे इसमें, जिसमें से पीयूष कुमार और एक और व्यक्ति भागने में सफल रहा हाईवा से। अन्य 6 लोग पकड़े गए हैं, 7 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें से 6 लोग बेगूसराय के परिहारी थाना बखरी से हैं। गिरफ्तार लुटेरे कहलगांव से एक हाईवा ट्रक को लेकर फरार हुए थे। इसी की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस ने बाकायदा चेकिंग अभियान चला रखा था। इस चेकिंग अभियान का नतीजा भी पुलिस को जल्द ही मिल गया। गिरफ्तार सभी लुटेरे बेगूसराय के रहने वाले हैं। इस गिरोह में 7 से 10 लुटेरे शामिल हैं और ये गिरोह बड़े वाहनों को ही अपना निशाना बनाता है। पहले बड़े वाहन को ओवरटेक कर गाड़ी रुकवाते हैं और फिर ड्राइवर को बेहोशी की दवा देकर उतार दिया जाता है। ट्रक बोलेरो से ओवरटेक करके क्या करता था? उसको इंजेक्शन दे देता था लड़का लोग। और क्या उसके बाद क्या करता था? उसके बाद गाड़ी लेके चल जाते थे सर। 6-7 हुआ है सर। कितना दिन से करता है? पहली बार सर। इस गिरोह के पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद कई और मामले के सामने आने की उम्मीद की जा रही है। पुलिस की सफलता को बड़ी सफलता भी करार दिया जा रहा है। चंदन कुमार, जी मीडिया, शेखपुरा। वो अपनी ही पत्नी का हत्यारा था। 10 साल हो गए थे उसकी शादी हुए, लेकिन उसने अपनी ही पत्नी को मार डाला। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास का होता है। विश्वास का ये रिश्ता बड़े ही बारीक धागे की तरह होता है। जरा सा जोर दिया नहीं कि धागा टूटा। ऐसा ही एक वाक़या कटिहार में देखने को मिला। एक पति ने अपनी पत्नी की गड़ासे से मारकर हत्या कर दी। कभी जो है हमको केयर नहीं किया, कभी कुछ। जब से शादी हुआ तब से कोई बात नहीं हमसे। खाली कहता भाग जा सब दिन से। अब बात कभी नहीं सुना हमरा।
इसलिए मार दिया? इसीलिए नहीं मारे, झगड़ा हुआ था, जो वो हंसुआ चलाया, इसीलिए जो है हम अपना अति करने के लिए जो है अति। किस चीज से मारा? मारे हो किस चीज से? तभी यही वो हथियार है जिससे अर्जुन मंडल ने अपनी पत्नी किरण की हत्या कर दी। अर्जुन मंडल की शादी 10 साल पहले हुई थी, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते कभी भी ठीक नहीं रहे। गुरुवार को दोनों के बीच मामूली सी बात पर हाथापाई हुई और एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अर्जुन मंडल हैं जो अपनी पत्नी से झगड़ा झंझट में ही दबिया से गर्दन काट दिया, जिसके इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर मृत घोषित कर दिया गया है। शंकर मंडल को अर्जुन मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इन लोगों का आपसी अभी तक जो आई है बात सामने, उसमें आपसी जो झगड़ा झंझट है उसी को लेकर के इस तरह की घटना इनके द्वारा किया गया है। गुस्से में इंसान खता कर जाता है, जिसका खामियाजा उसे जिंदगी भर उठाना पड़ता है। वहीं रिश्तों में एक मामूली सी दरार भी कई जिंदगी तबाह कर जाती है। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। बहरहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए जी पुरवैया के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से पुरवैया क्राइम स्पेशल में स्वागत है आपका। पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान खामोश रही नक्सलियों की बंदूकें गरज उठी। खाकी फिर से नक्सलियों के निशाने पर आ गई, लेकिन पुलिस जवानों के हौसले के सामने लाल आतंक के मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। शांतिपूर्ण चुनाव के बाद नक्सलियों की दहाड़। थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर नक्सलियों का हमला। नक्सलियों के हमले में पुलिस का हवलदार शहीद। पूरे झारखंड में विधानसभा चुनावों के दौरान नक्सली मान में छुपे रहे। पुलिस और सुरक्षा बलों की सख्ती के आगे बेबस दिखाई दिए। कहीं से किसी तरह की हिंसा की कोई खबर नहीं आई। राज्य और केंद्र सरकार के सुरक्षा कर्मियों ने नक्सलियों को उनके मान तक समेट कर रख दिया। मामला विधानसभा चुनाव का था, लिहाजा चुनाव आयोग के साथ साथ राज्य सरकार के पुलिस बल की भी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुके हैं और लगता है नक्सली भी अपनी मान से बाहर निकलने लगे हैं। तभी तो नक्सलियों ने झारखंड के चतरा जिले में अपनी गतिविधियों को दिखाना शुरू कर दिया है। जिले के इटखोरी में नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस बल पर हमला कर दिया। एक पेट्रोलिंग पार्टी को एम्बुश किया गया है। बेसिकली जैसा कि सूचना मिल रही है, हालांकि जितने भी लोग हमारे कर्मी थे पेट्रोलिंग पार्टी में सभी घबराए हुए हैं, सभी बेहतर से बोल पाने कंडीशन में नहीं है। लेकिन जैसे कि लोग बोले हैं कि उनकी पार्टी को शायद पहले आईडी से गाड़ी को उड़ाया गया, उसके बाद उस पर फायरिंग किया गया है। उसके बाद ये लोगों ने काफ़ी मुस्तैदी से उनका जवाब दिया और इसी क्रम में एक की अभी कैजुअलिटी आप देख रहे हैं और हमारे 2-3 जवान को छोटी मोटी इंजरी हुई है। अभी फायरिंग हमारे जवान लोगों ने किया है। काफ़ी वीरता से ये लोग बहादुरी से उन लोगों का जवाब दिया है। उन लोगों की कायराना हरकत को काफ़ी हद तक इन लोगों ने मुस्तैदी से और बहादुरी से जवाब दिया है। हथियार लूटने का मौका उन लोगों को नहीं दिया गया है और इस तरह से एक अच्छा रेस्क्यू किया गया है। जिला मुख्यालय से इटखोरी की दूरी करीब 35 किलोमीटर पड़ती है और जिस जगह पर नक्सलियों ने पुलिस पर निशाना साधा है वो इटखोरी थाने से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर है। नक्सलियों ने पुलिस वाहन को अपने बुने जाल में फंसा लिया। नियमित गश्त पर निकला गश्ती वाहन भद्रकाली मंदिर की तरफ था। गश्त कर वाहन वापस लौट रहा था, तभी नक्सलियों ने पुलिस बल पर हमला बोल दिया। अचानक हुए इस हमले में पुलिस वाहन का चालक घबरा गया। उसने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया और पुलिस की गाड़ी पलट गई। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन नक्सलियों की गोली ने हवलदार ओम प्रकाश चौरसिया को अपना निशाना बना लिया। चौरसिया को गोली लगी थी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए।
इलाज के दौरान चौरसिया शहीद हो गए। हम लोग मतलब पेट्रोलिंग में चल रहे थे, पता नहीं एक बाइक ब्लास्ट किया, फिर ब्लास्ट हुआ, अचानक ब्लास्ट हुआ, फिर गाड़ी पलटी कर गई। गोली भी लगी थी क्या? बहुत ज्यादा फायरिंग शुरू हो गई थी, हम लोग को कोई मौका नहीं मिल पा रहा था। कितने और लोग थे आप लोग? हम लोग 6 थे गाड़ी में। हमले की जानकारी मिलते ही इटखोरी से पुलिस बल को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया। एसपी भी मौके के लिए निकल पड़े, कोबरा फोर्स को भी भेजा गया। इधर करीब 1.5-2 घंटे तक नक्सलियों और पुलिस जवानों के बीच गोलीबारी जारी रही, लेकिन पुलिस जवानों ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और न ही नक्सली एक भी हथियार लूटने में कामयाब हो सके। पुलिस कर्मियों की जवाबी फायरिंग में कुछ नक्सलियों के भी नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है। मंदिर जगह से वापस आते थे, हम लोग वापस आए तब तक ही फोन किए कि राम बाबू हम लोग का गाड़ी ब्लास्ट हो गया। हम लोग जैसे नहीं थे वैसे एकदम दौड़ल जा रहे हैं। बड़ा बाबू बोल रहे हैं कि उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। हम हमारा भाई घेराया है, हम लोग उधर नहीं जाएंगे। एकदम कूदते हम लोग एकदम पहुंचे, नहीं जाते तो 10 मिनट में राइफल गोली सब लूट लेता है। कम से कम वो लोग भैया एक बार में 200 राउंड फायर किया है, कम से कम 50-60 के संख्या होगा। वो लोग भी इंजोर्ड हुआ है, इतना फायर हम लोग किया है ना, वो लोग भी इंजोर्ड हुआ। हथियार नहीं लूटने दिए हैं हम लोग। भाई हम लोग को चला गया, उसके लिए हम लोग को खेद है, लेकिन ये को सरकार का आर्म्स एम्यूनेशन कुछ किसी प्रकार का क्षति नहीं हुई। इस हमले में कुछ जवान घायल भी हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे इलाके में छापेमारी कर रही है। हमलावर नक्सलियों की तलाश जारी है, लेकिन भद्रकाली मंदिर से महज कुछ ही दूरी पर हुई इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भद्रकाली मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पूजा करने आते हैं। अब उनकी सुरक्षा के बारे में भी प्रशासन को सोचना होगा। सूर्यकांत कमल, जी मीडिया, चतरा। इसी के साथ पुरवैया क्राइम स्पेशल में आज बस इतना ही। रहिए सावधान और होशियार। पुरवैया क्राइम रिपोर्टर आपको जुर्म से करता है खबरदार। कल फिर जुर्म के कुछ और खबरों को लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।